बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। पंजाब के जालंधर से आ रही है। गैंगस्टर के साथ एनकाउंटर की खबर है। लखबीर लांडा गैंग के 2 गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए हैं। एनकाउंटर के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पहले मुठभेड़ चल रही थी, उसके बाद इन दोनों गैंगस्टर्स को पकड़ा गया। ये दोनों गैंगस्टर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। ये तस्वीरें वाकई हिला देने वाली हैं। जालंधर में जो एनकाउंटर हुआ उसके बाद जो एनकाउंटर के बाद अपराधी पकड़े गए, 2 गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस पर भी गोली चलाई गई। शिकंजे में 2 गैंगस्टर लेकिन फंस गए हैं। जालंधर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद, इस एनकाउंटर के बाद घने जंगलों में किस तरह से एनकाउंटर हो रहा है, ये तस्वीरें देखिए, जहां पर जालंधर पुलिस तलाश कर रही है अपराधियों को। तो देखिए कैसे छिपकर ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल ये एनकाउंटर किया जा रहा है अपराधियों का, और पुलिस सिविल ड्रेस में भी मौजूद है और पुलिस की वर्दी में भी मौजूद है। ये पूरी टीम पहुंची थी एनकाउंटर करने के लिए, मुठभेड़ करने के लिए, और गैंगस्टर्स के साथ ये एनकाउंटर चल रहा था। आपको बता दें कि बदमाशों के पास से हथियार और जिंदा कारतूस तक बरामद किए गए हैं। 2 बदमाश, 2 गैंगस्टर शिकंजे में फंस चुके हैं। ये देखिए दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, इस गैंगस्टर को ले जाया जा रहा है। और ये एनकाउंटर कब से चल रहा था और क्या कुछ और जानकारी मुठभेड़ से जुड़ी हुई मिल रही है। 2 शिकंजे में फंस चुके हैं गैंगस्टर। मोहित मल्होत्रा और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहित, क्या जानकारी मिल रही है इस मुठभेड़ के बारे में? देखिए, जालंधर पुलिस को इन दोनों बदमाशों के आने के बारे में सूचना मिली थी, और ये दोनों जो बदमाश हैं, ये जो पाकिस्तान में बैठकर आतंकी लखबीर लांडा ऑपरेट कर रहा है उसके गैंग से जुड़े हुए हैं। और इन दोनों ही बदमाशों के ऊपर हत्या का प्रयास, लूटपाट, फिरौती समेत कई मामले दर्ज हैं। और इनको जब पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया तो दोनों ओर से फायरिंग की गई। पहले बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, और बताया जा रहा है कि 50 राउंड के आसपास फायरिंग हुई है, और जिसके बाद इन दोनों बदमाशों को गोली लगी है और 2 पुलिसकर्मी भी इस एनकाउंटर में घायल हुए हैं। और दोनों ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। लेकिन ये काफी भीषण मुठभेड़ थी जिसमें 50 राउंड के आसपास दोनों तरफ से फायरिंग की, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। बिल्कुल मोहित, इनके पास से जिंदा कारतूस और कई हथियार भी मिले। देखिए, इनके पास से 7 पिस्टल और जिंदा जो कारतूस हैं बड़ी संख्या में बरामद किए गए हैं। तो पुलिस ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इन लोगों का इरादा क्या था। क्या ये किसी और घटनाक्रम को अंजाम देने के इरादे से तो नहीं आए थे, क्योंकि ऐसा भी मुमकिन है कि हो सकता है कि टारगेट किलिंग्स या फिर किसी अन्य लूटपाट या फिरौती की घटना को अंजाम देने के इरादे से इस जालंधर के आसपास के इलाके में घूम रहे हो। पुलिस इस एंगल पर लगातार तफ्तीश कर रही है। 50 गोलियां चली हैं, बहुत बड़ी जानकारी, और दोनों तरफ से 50 से ज्यादा गोलियां चली हैं। मोहित जानकारी दे रहे थे, लेकिन इनके पास से हथियार और जिंदा कारतूस भी मिले हैं। लेकिन देखिए कैसे एनकाउंटर को जब अंजाम दिया जाता है, आम लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं उससे आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा एनकाउंटर था, कितने बड़े स्तर पर पुलिस फोर्स फैली हुई थी। ये देखिए, ये पुलिस को आप देख रहे हैं और घने जंगल आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये पूरा खेत देख रहे हैं जहाँ पर एक ऐसा एरिया है जो सुनसान है, आइसोलेटेड है। इसी जगह पर पुलिस एनकाउंटर को अंजाम देने जाती है। सिविल ड्रेस में भी मौजूद हैं पुलिस के जवान, और छिप कर जाते हैं जहां पर 2 गैंगस्टर्स के छिपे होने की खबर थी, और फिर उन्हें शिकंजे में फंसाया जाता है, यानी गिरफ्तार किया जाता है। पूरी स्ट्रैटेजी के साथ इस एनकाउंटर को अंजाम दिया जाता है। और ये तस्वीरें आप देखिए, इसमें एनकाउंटर को ले जाया गया है, गोली लगी है बदमाश को, गैंगस्टर को। लखबीर लांडा जो बताया जा रहा है, जो फॉरेन में बैठकर ऑपरेट करता था और इसका एक पूरा गैंग था, नेक्सस था, उसी के ही गुर्गे बताए जा रहे हैं लखबीर लांडा के। और इसीलिए ये गैंगस्टर जो है ये शिकंजे में फंसा, ऐसे गोली लगी है। पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। कई हथियार बरामद हुए हैं और साथ ही जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर एक और आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को एक कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 10 नक्सली मार गिराए गए हैं। नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है। AK-47 इंसास राइफल और SLR भी बरामद किया गया है। और आमोद राय और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। नक्सलियों के खिलाफ आमोद एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और बताया जा रहा है एक बड़ा एक्शन सुकमा में लिया गया है। बिल्कुल, देखिए सुकमा के भंडार पाडर गांव में ये घटना घटी है जहां पे नक्सलियों की भिड़ंत हुई सीआरपीएफ के साथ और वहां 10 नक्सलियों का बॉडी अब तक रिकवर किया जा चुका है। हो सकता है इसकी संख्या और बढ़ भी जाए। तो ये एक तरह से जिस तरह से गृह मंत्री ने ये अगस्त में कहा था कि मार्च 2026 से पहले पूरी तरह से नक्सलवाद को देश से समाप्त कर दिया जाएगा, उसी कोशिश के तहत इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। और जिस तरह से लगातार नक्सली हमला में कमी आई है और नक्सलियों के मरने की संख्या बढ़ी है, आम आदमी के हताहत होने की संख्या घटी है, ये अपने आप में बताता है कि किस कदर केंद्र सरकार नक्सलियों को लेकर सख्त है। और किसी भी तरह से नक्सलियों को कहा गया है कि या तो आप मेन स्ट्रीम में आइए और मुख्य धारा से जुड़कर अपना जीवन जिए या फिर अपना मौत के लिए तैयार हैं। और उसी कोशिश के तहत ये साफ तौर पे आज भी जो मुठभेड़ हुआ है सुकमा में 10 नक्सली मारे गए हैं और लगातार छत्तीसगढ़ में घूम घूमकर ऑपरेशन चलाया जा रहा है अर्धसैनिक बलों के द्वारा और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा जब तक नक्सली पूरी तरह से देश में खत्म नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आमोद आपका जानकारी देने के लिए। एक बड़ा ऑपरेशन सुकमा में चलाया जा रहा है, नक्सलियों को ढेर किया गया है, 10 नक्सलियों को ढेर किया गया, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र चुनावों की करते हैं। कल नतीजे आ रहे हैं, जी हाँ, लेकिन उससे पहले सीएम कुर्सी की रेस और ज्यादा तकरार बढ़ती जा रही है। इस रेस को लेकर महाविकास अघाड़ी और महायुति में तकरार शुरू हो गई है। सीएम फेस को लेकर महाविकास अघाड़ी की तरफ से कांग्रेस और उद्धव गुट अलग अलग दावे जरूर कर रहे हैं। नाना पटोले ने कुछ ऐसा कह दिया है कि बखेड़ा खड़ा हो गया है। तो वहीं महायुति में भी सीएम चेहरे को लेकर लड़ाई है, अलग अलग बयानबाजी है। कोई फडणवीस को सीएम दावेदार बता रहा है तो गठबंधन के ही एक नेता शिंदे को असली हकदार बता रहे हैं। तो सीएम पद को लेकर तनाव की सारी खबरें आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात महायुति गठबंधन से आ रही है। एक बड़ी खबर की करते हैं। एकनाथ शिंदे ने पार्टी प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई है। जी हां, कल नतीजे आ रहे हैं, उससे पहले शाम 6 बजे वर्षा बंगले पर यह बैठक होगी, अहम बैठक होगी। नतीजों के दिन पार्टी की स्थिति बताने को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी कि प्रवक्ताओं को बोलना क्या है। विधानसभा प्रत्याशियों से भी ऑनलाइन बातचीत की जा सकती है। सीएम की ओर से काउंटिंग के लिए भी स्पेशल गाइडलाइन देने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। तो एक महत्वपूर्ण रणनीति बनाई जाएगी। कल नतीजे आ रहे हैं, उससे पहले काउंटिंग के लिए गाइडलाइन दी जा सकती है सीएम शिंदे की तरफ से। लेकिन नतीजों से पहले महाराष्ट्र में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पोस्टर लगने शुरू हो गए। महायुति में सीएम चेहरे पर पोस्टर लगने शुरू हो गए। बारामती में दरअसल चौंका देने वाली तस्वीर देखिए, अजित पवार के भावी सीएम के पोस्टर लगाए गए जिसमें अजित दादा पवार मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चेहरा दिखाया गया है। तो नतीजों से पहले ही पोस्टर लग गए हैं और जो पोस्टर लग गए हैं उसमें बारामती में सबसे चौंकाने वाली जो लड़ाई है, इसमें अजित पवार के जो समर्थक हैं उन्होंने पोस्टर लगाए हैं जिसमें अजित दादा पवार मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाए गए हैं पोस्टर में। तो सीएम फेस की ये लड़ाई आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों महायुति में सीएम पद को लेकर खींचतान मची हुई है, पोस्टरबाजी चल रही है। बारामती में अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री बताते हुए पोस्टर लगाए गए शहर में। शिंदे गुट के जो एमएलए हैं संजय सिरसाट, उन्होंने ये कह दिया कि मतदाताओं ने शिंदे के लिए ही प्राथमिकता दिखाई है, यानी जो वोट पड़े हैं वो शिंदे की प्राथमिकता के आधार पर ही पड़े हैं। अगला सीएम बनना शिंदे का ही अधिकार है। अब देखिए, बीजेपी नेता प्रवीण दारेकर का बयान ये आया कि बीजेपी से कोई सीएम बना तो देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। तो महायुति में इस तरह की लड़ाई चल रही है। देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि सभी दल मिलकर निर्णय लेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। अब एनसीपी अजित पवार नेता अमोल मितकारी का बयान भी आया, नतीजे जो भी हों एनसीपी किंग मेकर होगी और अगर एनसीपी किंग मेकर होगी तो फिर अजित पवार मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे आगे हैं। मुंबई से संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, ये तकरार बढ़ती जा रही है, नतीजे अभी आए नहीं हैं,
लेकिन सीएम फेस को लेकर जबरदस्त तकरार है। अब नतीजे क्या होते हैं ये तो कल आखिर तक पता लगेगा, लेकिन उससे पहले नेताओं की अलग अलग बयानबाजी। जी बिल्कुल, हर पार्टी जो है वो चाहती है कि उसकी पार्टी का ही सीएम बने, और यही वजह है कि हर पार्टी जो है दोनों ही गठबंधनों में वो अपने अपनी पार्टी की संख्या, जीतने वाले विधायकों की संख्या सबसे ज़्यादा बता रही है। अगर हम महायुति की बात करें तो इसमें शिंदे सेना की तरफ से दावा किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है, अजित पवार के पोस्टर की बात आपने बताई ही। उसी तरह से महाविकास आघाड़ी में भी जहाँ नाना पटोले कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी उसका स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा होगा, उसके सबसे ज़्यादा विधायक चुन कर आएंगे, तो ऐसे में उसका ही दावा बनता है मुख्यमंत्री के पद पर। तो सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रिजल्ट आने के पहले अपनी पेशबंदी कर रही है, मुख्यमंत्री के पद पर दावा ठोक रही है। लेकिन ये जरूर है कि नंबर से तय करेंगे कि किस पार्टी का सीएम बनेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए अब महायुति की सरकार बनती है तो ऐसे में अगर बीजेपी की संख्या ज़्यादा आती है शिंदे सेना की तुलना में, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के बड़ा वर्ग मानता है कि पिछली बार देवेंद्र फडणवीस के साथ नाइंसाफी हुई थी जब उनको डिप्टी सीएम बनाया गया था। तो ऐसे में इस बार सीएम पद पर बीजेपी का दावा होना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट के जो विधायक हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि जो अमित शाह ने कुछ दिन पहले रैली में कहा था देवेंद्र फडणवीस को लेकर, उसको लेकर भी मैसेज ठीक नहीं गया, और ऐसे में शिंदे को चेहरा रखकर महायुति ने चुनाव लड़ा है। और जो स्कीम्स शिंदे की अगुवाई में महायुति सरकार ने चलाई है, लाडली बहन योजना हो या फिर तमाम ऐसी योजनाएं हैं, उसका असर जनता पर, वोटरों पर दिखा है। और जो एक वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसमें यह दावा किया जा रहा है शिंदे सेना की तरफ से कि वो महिलाओं का, युवतियों का वोट परसेंटेज जो बढ़ा है, जिनको लाडली बहन योजना का लाभ मिला और जिनको उम्मीद है कि सरकार बनेगी और फिर उसको और ज़्यादा लाभ मिलेगा उनको। तो जाहिर तौर पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो पेशबंदी कर रही है, लेकिन अभी सबकी किस्मत ईवीएम में बंद है। अभी लगभग 24 घंटे का वक्त अभी और लगेगा ये पता चलने में कि कौन सी पार्टी जीत के आ रही है और किसकी सरकार बनने जा रही है, तब ये तय होगा कि मुख्यमंत्री किसका बनेगा। बहुत बड़ी बात आपने कह दी आनंद प्रकाश पांडे की, नंबर्स ही तय करेंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही सब नेताओं को सीएम बनना है। ये कुर्सी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना ये होगा कि नंबर्स है, ये आंकड़े जो है वो नतीजों में किसके पक्ष में जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद प्रकाश पांडे जानकारी देने के लिए। और महाराष्ट्र में नतीजों से पहले महाविकास आघाड़ी में भी तनाव है, यहां पर भी तनाव चरम पर है। सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस उद्धव गुट में तकरार मची हुई है और नाना पटोले जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। संजय राउत ने फिर जवाब दे दिया कि नाना पटोले का बयान गलत है, सब मिलकर नेता चुनेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं है। ये संजय राउत ने फिर पलटवार किया है। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। हमारा बहुमत जो है महाविकास आघाड़ी का वो पूरा बहुमत रहेगा। तो सब एक साथ बैठकर कल हम निर्णय लेंगे। बात रहे ऐसी है, सत्ता हमारी आ रही है, हमारी सत्ता आ रही है महाराष्ट्र में, और हमें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। सीएम किसका बनेगा, कांग्रेस का या फिर बाकी दोनों किस दलों में हो सकता है? नहीं, अभी तो उसका डिसाइड वो हमारा हाईकमांड करेगा। हाईकमांड ने जो डिसीजन लेंगे वो हम सब लोगों को एक्सेप्ट रहेगा। क्या नाना पटोले सीएम की रेस में हैं? मैं हाईकमांड के आदेश का पालन करता हूँ। मेरी रेस से मेरे हाईकमांड को, मेरे को जो जवाबदारी हाईकमांड देती है, क्योंकि मैं स्पीकर था उसमें मैंने अच्छा रोल निभाया, पार्टी का आदेश करके अच्छा रोल निभा रहा हूँ। तो जो भी मुझे जवाबदारी मिलती है उसको अच्छे से निभाना ये मेरा दायित्व होता है और पार्टी की इमेज उसमें अच्छी बने। अगर सीएम पद की जिम्मेदारी दी जाती है आपको तो पार्टी के हाईकमांड डिसीजन लेना। तो नाना पटोले ने कह दिया कि आलाकमान डिसाइड करेगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अगुवाई में सरकार बनेगी। वो इतना दावा जरूर कह रहे हैं। अब महाविकास आघाड़ी में सीएम चेहरे पर तकरार की पूरी खबर आपको समझाते हैं डिटेल में कि कौन क्या कह रहा है, क्यों ये तनाव बना हुआ है। देखिए, कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। नाना पटोले ने कहा कांग्रेस को अधिकतम मैक्सिमम सीटें आएंगी, ये भी नाना पटोले दावा कर रहे हैं। अब देखिए, संजय राउत ने, जो कि महाविकास आघाड़ी में एक और दल है, एक और नेता है, सीएम चेहरा सभी सहयोगी मिलकर तय करेंगे, ये कहना है संजय राउत का। तो वहीं आपको बता दें, जितेंद्र आव्हाड का बयान है, अगर शरद पवार कहें तो मैं सीएम चेहरा बन सकता हूं, इन्होंने भी दावा कर दिया है जितेंद्र आव्हाड की तरफ से। कुमार कुंदन हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ और ज्यादा विश्लेषण के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, हर नेता अपना दावा कर रहा है, लेकिन नाना पटोले कह रहे हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी महाविकास आघाड़ी में। ये एक बहुत बड़ा दावा है। अभी नतीजे आए नहीं है, कल नतीजे आने हैं। आज बेशक नेताओं को नींद नहीं आएगी,
क्योंकि कल नतीजे आने हैं। लेकिन उससे पहले ये खींचतान बहुत मची है सीएम चेहरे को लेकर। निश्चित रूप से निधि, अगर आप संख्याओं के हिसाब से देखेंगे तो महाविकास आघाड़ी में सबसे ज़्यादा नंबर्स पे कांग्रेस चुनाव लड़ी है और ऐसे में ऐसा लगता है उनको कि सबसे ज़्यादा सीटें भी उनको आनी है। इसलिए कांग्रेस के नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि अगर महाविकास आघाड़ी की सीटें आती है तो मुख्यमंत्री कांग्रेस का होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से कांग्रेस की इतर अगर शरद पवार की बात करें तो उनके गुट लोग भी कह रहे हैं कि साहब ही तय करेंगे कि कौन होगा मुख्यमंत्री। और इन सब के बीच जो उद्धव ठाकरे हैं उनका दावा तो सबसे पहले से बना ही हुआ है। तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी में तीनों पार्टियां अपने अपने तरफ से दावे कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़रूरी यह देखना होगा कि किसको कितनी सीटें मिलती हैं। इससे इतर अगर आप तो वहां भी सीएम फेस को लेकर बहुत परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर है कि शिंदे जो कि एक चुनाव में फेस बनकर उभरे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि उनकी बदौलत चुनाव में जीत हो रही है कई सारी योजनाओं की वजह से, जिसकी वजह से शिंदे साहब को रिपीट करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा जब संकल्प पत्र जारी किया जा रहा था तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया था कि चुनाव जीतने के बाद तीनों पार्टियां बैठ के यह तय करेंगी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जाहिर है उसमें संख्या को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी और अगर संख्या को प्राथमिकता देखें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा नंबर लाने की बात कर रही है महायुति में, जिसकी सब तरफ चर्चा हो रही है। तो इसलिए सब कुछ संख्या बल और तमाम तरह के राजनीतिक गणित में उलझा हुआ है मामला और मुझे ऐसा लगता है कि उसके पहले ये प्रेशर टैक्टिक्स है जो हर पार्टी अपने अपने तरफ से डेल रही है कि उनका होगा मुख्यमंत्री। निधि, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कुमार कुंदन कि किस तरह से अब ये प्रेशर टैक्टिक्स है और प्रेशर टैक्टिक्स के आधार पर ही अब नंबर तय करेंगे, संख्या बल तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा। और दिल्ली में भी अब चुनावों की तैयारियां तेज हो गई। अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन लॉन्च किया है। पूरी दिल्ली में रेवड़ी पर चर्चा करेगी आम आदमी पार्टी और इस वक्त लाइव हैं अरविंद केजरीवाल, सुनते उन्हें। चाहिए तो हम दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं भाई हाँ, हम ये 6 मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। दिल्ली की जनता हमें बताए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी चाहिए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। पहले मैं इस पे आ जाता हूं एक एक करके, ये 6 मुफ्त की रेवड़ी क्या है। अगर बीजेपी आ गई तो ये 6 मुफ्त की रेवड़ी, ये 6 हैं, ये 6 सुविधाएं हैं जो हमने दिल्ली की जनता को दिल्ली की जनता के पैसे से दी हैं। बीजेपी कहती है ये मुफ्त की सुविधाएं बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये 6 की 6 सुविधाएं बंद होनी चाहिए। बीजेपी अगर आ गई तो ये 6 सुविधाएं बंद कर देगी। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। आज देश में 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इन 20 राज्यों में से एक भी राज्य में एक भी रेवड़ी जो हम दिल्ली में दे रहे हैं वो नहीं है। तो जिन 20 राज्यों में जब नहीं है तो यहां भी नहीं देंगे, यहां भी बंद करेंगे। जाहिर तौर पे उनका कमिटमेंट है कि ये नहीं होना चाहिए। पहली रेवड़ी है दिल्ली में फ्री बिजली और नो पावर कट, 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। ये पहली रेवड़ी है। अब याद करो दिन हमारे से पहले जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उन दिनों में 8 से 10 घंटे के पावर कट रोज लगते थे। हमने आके दिल्ली में 24 घंटे बिजली की। अब दिल्ली में पावर कट नहीं लगते। इनके 20 राज्यों में से, बीजेपी के जो 20 राज्य हैं, इन 20 राज्यों में से एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां 24 घंटे बिजली हो। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, फिर भी वहां पावर कट लगते हैं। 30 साल में भी ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए वहां। क्यों? क्योंकि ये टेक्निकल मामला है। हम इंजीनियर हैं, हमें 24 घंटे बिजली देनी आती है, उनको नहीं आती। तो
20 राज्यों में जहां उनकी सरकार है, उनमें से एक भी राज्य में ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। हमारे से पहले यहां दिल्ली में लंबे लंबे, तो अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट दिया, तो दिल्ली के अंदर भी 8 से 10 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। तो कमल का बटन दबाने से पहले सोच लेना कि आप लंबे लंबे पावर कट के लिए बटन दबा रहे हो, नहीं तो झाड़ू का बटन दबा देना। और अगर दूर जाने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश में फोन करके देख लो कितने घंटे पावर कट लगते हैं। आप में से तो बहुत सारे होंगे उत्तर प्रदेश से बिहार फोन करके देख लो, राजस्थान फोन करके देख लो, मध्य प्रदेश फोन करके देख लो कितने घंटे के पावर कट लगते हैं। हमारी तो मुश्किल से 10 साल भी नहीं हुए सरकार बने, हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली फ्री कर दी। दिल्ली और पंजाब 2 ही राज्य हैं पूरे देश के अंदर जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और जहां बिजली फ्री है। उत्तर प्रदेश में फोन करके देख लो कितने हजार रुपए के महीने का बिल आता है। अगर दिल्ली के अंदर आपने बीजेपी को वोट दे दिया तो आपके कई कई हजार रुपए के फिर से हर महीने बिल आने चालू हो जाएंगे। तो अगर फ्री बिजली चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, ये फ्री की रेवड़ी केवल आम आदमी पार्टी की सरकार दे सकती है। दूसरा है मुफ्त पानी। दिल्ली में हम पानी 20,000 लीटर पानी हर महीने हर परिवार को मुफ्त देते हैं। इनके 20 राज्यों में से किसी भी राज्य के अंदर पानी मुफ्त नहीं है। जब मैं जेल गया था, पीछे से इन्होंने पता नहीं क्या गड़बड़ करी, कई लोगों के मेरे को पता चला है कि कई हजार रुपए के पानी के गलत बिल आ गए हैं। उन सबका मैंने ऐलान किया है कि आपको पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, हमारी सरकार बनेगी, हम आपके सारे गलत पुराने बिल माफ कर देंगे और फिर से आपके जीरो आने लग जाएंगे। लेकिन आपने कमल का बटन दबा दिया तो ये सारे गलत बिल भरने पड़ेंगे आप लोगों को, ये सोच लेना कमल का बटन दबाने के पहले। तीसरा है अच्छी और शानदार फ्री शिक्षा। दिल्ली के अंदर हमने शानदार सरकारी स्कूल बनाए। इनके 20 राज्यों में से एक भी राज्य ऐसा बता दो जहां पे ऐसे स्कूल हो, कहीं नहीं है इनके स्कूल। टूटे पड़े हैं स्कूल, टेंट में चल रहे हैं स्कूल, दीवारें टूटी पड़ी हैं, छतें टूटी पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के स्कूल जाके देख लो। 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हो आपका बच्चों का भविष्य फिर से अंधकार में हो जाए? आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों से बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, भविष्य बन रहा है बच्चों का, रिक्शे वालों के बच्चों का, मजदूरों के बच्चों का। फिर से आपका भविष्य खराब हो जाएगा, आपके बच्चों का, ये स्कूल फिर से बर्बाद हो जाएंगे अगर आपने इनको वोट दिया तो। आज चौथी रेवड़ी है, आज दिल्ली के अंदर शानदार मोहल्ला क्लिनिक बन गए, सरकारी अस्पताल बन गए जहां पूरा इलाज मुफ्त है, सारी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। इनके किसी भी स्टेट के अंदर चले जाओ, 20 राज्यों में, कहीं भी सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं है, टूटे फूटे पड़े हैं सारे सरकारी अस्पताल। अगर दिल्ली में आपने इनको वोट दे दिया तो फिर से ये सारे सरकारी अस्पताल खराब हो जाएंगे। क्या आप चाहते हो कि फिर से सरकारी अस्पताल खराब हो और आपके घर में अगर बीमार हो जाए कोई और हजारों रुपए खर्च करके प्राइवेट में इलाज कराना पड़े? 5वीं रेवड़ी है महिलाओं को मुफ्त यात्रा, बस यात्रा। इनके 20 राज्यों में से किसी में भी महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त नहीं मिलती। बीजेपी की हमेशा मांग रही है कि भाई हम इनकी बस यात्रा जो है मुफ्त बंद होनी चाहिए। तो अगर ये आ गए तो बस यात्रा, मुफ्त बस यात्रा बंद कर देंगे और बुजुर्गों के लिए जो तीर्थ यात्रा की स्कीम है वो भी ये लोग बंद कर देंगे। तो ये 6 रेवड़ियां हम दे रहे हैं। ये 6 रेवड़ियां बीजेपी अगर आ गई तो बंद कर देगी। एक दूसरा प्रश्न इन मीटिंग्स के अंदर जो उठाएंगे कार्यकर्ता वो ये है कि दिल्ली हाफ स्टेट है, दिल्ली में हमारी आधी सरकार है, बाकी आधी सरकार किसकी है? केंद्र सरकार की है, एलजी साहब की है, बीजेपी की है। तो हमारी आधी सरकार ने 10 साल में इतने काम करे, बिजली करी, पानी करा, स्कूल करा, अस्पताल करे, सड़कें करी, सीसीटीवी कैमरे करे, स्ट्रीट लाइट्स करी, सड़कें, पानी, सीवर, इतने काम करे मैंने गिनाए।
इनकी बाकी आधी सरकार ने 10 साल में क्या काम करा? कोई एक काम बता दो जो इनकी आधी सरकार ने करा 10 साल के अंदर। कोई एक काम बता दो। तो जब तुम्हारी आधी सरकार ने एक भी काम नहीं करा तो तुमको बाकी की आधी सरकार क्यों दे दें? रोड़े अटकाए बस, और कुछ नहीं करा। तो इनको यह भी प्रश्न पूछना है, भाई आधी सरकार हमारी थी दिल्ली में, आधी सरकार तुम्हारी थी, हमारी आधी सरकार ने इतने काम करे, तुम्हारी आधी सरकार ने क्या करा? फिर तुमको किस बात का वोट दे दें? अब ये 3 दिन पहले मैंने इनके एक नेता का स्टेटमेंट सुना था, हमें वोट दो। उनका नेता कह रहा था हमें वोट दो, हम वो सारे काम करेंगे जो केजरीवाल कर रहा है। तो फिर जब वो केजरीवाल वाले ही काम करने हैं तो जनता केजरीवाल को ही ले आएगी ना, फिर तुमको क्यों लाएगी? हम वो बिजली मुफ्त देंगे जो केजरीवाल दे रहा है, हम भी पानी मुफ्त देंगे जो केजरीवाल दे रहा है, हम भी बसें मुफ्त देंगे जो केजरीवाल। तो जब वही काम करने हैं जो केजरीवाल कर रहा है तो फिर केजरीवाल को ही वोट दे देंगे, डुप्लीकेट को क्यों लाएंगे? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? और दूसरा, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ये आके कहें कि हम भी बिजली मुफ्त देंगे तो उनको बोलना पहले गुजरात में, दिल्ली चुनाव के पहले गुजरात में और यूपी में बिजली मुफ्त कर दो, हम मान लेंगे तुम्हारी बात कि भाई तुम और तुमने 20 राज्यों में तो करी नहीं, यहां के झूठ बोल रहे हो। तुमने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, अभी तक तो दिए नहीं। चुनाव होने के बाद कहते हो चुनावी जुमला था। तो तुम्हारी बात क्यों माने? झूठे हो एक नंबर के, क्यों माने तुम्हारी बात? जब अब आके कहेंगे ये कि हम भी बिजली मुफ्त देंगे जो केजरीवाल दे रहा है, हम भी पानी मुफ्त देंगे जो केजरीवाल दे रहा है, हम भी तीर्थ यात्रा कराएंगे जो केजरीवाल करा रहा है, तो तुम्हारी बात क्यों माने? इन्होंने पिछले चुनाव में, मेरे को याद है, दिसंबर के महीने में अमित शाह जी आए थे दिल्ली 2020 के चुनाव के पहले, 2019 दिसंबर में हरदीप पुरी जी आए थे दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों के लिए। कच्ची कॉलोनियों में सबसे ज्यादा पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं, यूपी से बिहार से लोग आके, गरीब लोग आते हैं यहाँ पे नौकरी ढूंढने, पढ़ाई करने। यहाँ पे महंगा किराया है तो फिर लोग बेचारे कच्ची कॉलोनियों में घर खरीद लेते हैं। पूर्वांचल समाज के लोगों को झूठा वादा करके गए थे कि आपकी रजिस्ट्री करा देंगे। कराया था कि नहीं कराया था? कच्ची कॉलोनियां पक्की कर देंगे, रजिस्ट्री करा देंगे, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। एक भी रजिस्ट्री हुई 5 साल में? इतने बड़े झूठे अमित शाह जी आके बोल के गए कि मैं रजिस्ट्री करा दूंगा, 5 साल में एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई इन लोगों की, एक रजिस्ट्री नहीं। तो पूरे दिल्ली के पूर्वांचल समाज को धोखा दिया इन लोगों ने। पूरे पूर्वांचल समाज को बोले रजिस्ट्री करा देंगे और फिर तुम्हारी जमीनों के, आज मैंने जो काम करे हैं दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों के अंदर, पूरे पूर्वांचल समाज को हम लोगों ने इज्जत की जिंदगी दी है। और आपको बताते हैं संभल से बड़ी खबर, जुमे की नमाज से पहले बहुत ज्यादा सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शाही जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है तनाव को देखते हुए, और मस्जिद के सर्वे को लेकर दरअसल तनाव है, विवाद है, और इसी वजह से भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। क्योंकि आज जुमा है और जुमे की नमाज होनी है कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा बल तैनात है। और मस्जिद के सर्वे को लेकर दरअसल जो मुस्लिम पक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा है। इसी वजह से आज एहतियातन बड़े कदम सुरक्षा के लिहाज से उठाए गए। और संभल की शाही मस्जिद की सुरक्षा सख्त है इस वक्त। इस मामले पर संभल के एसपी कृष्ण कुमार ने कहा है कि संवेदनशीलता को देखते हुए यहां फोर्स तैनात कर दी गई है ताकि सब कुछ ठीक रहे। जनपद संभल में जामा मस्जिद पर कुछ दिन पूर्व सर्वे हुआ था कोर्ट के आदेश के अनुसार। उसके बाद में थोड़ी सी कसीदगी बढ़ गई है। उसी कसीदगी को ध्यान में रखते हुए करीबन 3 दर्जन लोगों का 107-16 जो कि 126-135 BNS की कार्रवाई है वो भी की गई है, जिनको भारी मुचलके से पाबंद करवाया गया है। उसके साथ साथ फुट पेट्रोलिंग जिसमें PAC, RAF और जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस के माध्यम से फुट पेट्रोलिंग की गई है। जनपद में शांति का माहौल है वो बरकरार रहेगा, और कोई भी व्यक्ति शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करता है या कोई भी अराजकता फैलाने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। और जैसे ही आपको बता दें कि सर्वेक्षण मस्जिद का शुरू होते ही संभल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मस्जिद के मुख्य द्वार के सामने RAF
की तैनाती की गई है, आरआरएफ की तैनाती की गई है और मस्जिद की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पुलिस कर्मियों की तैनाती यहां पर है। संवेदनशीलता सेंसिटिव इलाकों को देखते हुए पीएसी बल भी इस वक्त तैनात है। केवल नमाजियों को ही मस्जिद जाने की इजाजत दी गई है, ये कहा जा रहा है। और संभल के जामा मस्जिद विवाद पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने क्या कुछ दावे किए हैं, आपको दिखाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब सियासी वो है विवाद। मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी इंशाल्लाह। बाबर के ज़माने में बादशाह बाबर ने उस अब्दुल बाकी अपने मीर बाकी के ज़रिए इस मस्जिद को अपनी ज़मीन पर तामीर कराया था। ज़मीन हमारी है, उस पर बिल्डिंग हमारी है, मस्जिद हमारी, और तब से आज तक 450 साल से ज़्यादा वक्त हो गया हम उस पर बराबर पूरी तरह से नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। अब ये मैटर जो है जुडिशियल मैटर हो चुका है, न्यायालय में आ चुका है। इसका जो भी रिजल्ट होगा न्यायालय तय करेगा और हम न्यायालय के आदेश को मानेंगे, हम मानते चले आए। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बाबरनामा में 1529 में दर्ज है और जो ऑफिशियल ट्रांसलेशन है जो सुप्रीम कोर्ट तक मान्य है, बेवरेजेस का ट्रांसलेशन बाबरनामा का, उसमें दर्ज है कि बाबर ने यहाँ पे हिंदू मंदिर को तोड़ के, हरिहर मंदिर को तोड़ के, जहाँ पे कल्कि अवतार होना है, उसको आपने मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करा जी। ये बाबरनामा में भी मेंशन्ड है। इसके बाद आईने अकबरी, जो अबुल फजल अकबर के कोर्ट मास्टर थे, उन्होंने आईने अकबरी लिखी है, उसके पेज नंबर 281 पे ये हरिहर मंदिर का जिक्र है और ये है कि कल्कि अवतार यहीं पे होना है और उसको मस्जिद के रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो आपने दोनों पक्षों के वकीलों को सुना। अब संभल की जामा मस्जिद के आसपास क्या माहौल है, लोग क्या क्या दावे कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, देखिए संवाददाता शिवांग माथुर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद को श्री हरिहर मंदिर बताने के दावे के बाद जिले के अंदर कहीं ना कहीं तनाव साफ तौर पे देखा जा सकता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं संभल के शाही जामा मस्जिद के बाहर, जहां पे जो नमाजी हैं वो आप देख रहे हैं कि अभी नमाज करके बाहर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता तौर पे यहाँ पे तैनात किया गया है। पीएसी की टीम हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और अफसर हो, उन लोगों को यहाँ पे भारी संख्या में तैनात किया गया है। ये जो विवाद अब कोर्ट में गया है, ये आपके स्थानीय कोर्ट में गया है कि ये जो शाही जामा मस्जिद है ये असल में पौराणिक तौर पे श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था। ये पृथ्वीराज चौहान का मंदिर था, हरिहर मंदिर। उनकी ये राजधानी थी संभल, पहले राजधानी थी संभल। ये मंदिर उनका विशेष मंदिर था। ये उसमें रोज नित्य प्रति रोज पूजा करते थे। ये कौन करते थे पूजा? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, जी जी। अच्छा। और इसमें जो है उनके यहाँ से लेके कहते हैं दिल्ली से, यहाँ संभल से लेके दिल्ली तक सुरंगें हैं, उसका प्रमाण है। यहाँ पे कई मकान जो है उसके नीचे जो है सुरंग है, ऐसे कोई 15-15 फीट नीचे। मस्जिद के इतिहास के बारे में, क्योंकि विष्णु शंकर जैन और बाकी जो 7 लोग हैं वो उनका दावा ये है कि मंदिर को तोड़ के बाबर ने इसको मस्जिद में तब्दील किया। ये बेबुनियाद है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम की पीरियड की मस्जिद है और जो समय समय पर ये रेनोवेट होती रही। 1529 में ये रेनोवेट हुई। मीर बेग जो बाबर के गवर्नर थे, उन्होंने इसे रेनोवेट किया। ऐसा कुछ नहीं, ये मस्जिद ही थी और मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी। और आइए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में शांति और विकास, सीमा पार आतंक के गढ़ पाकिस्तान, उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई को रास नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने के साथ साथ उन्हें सीमा पार से लगातार दिशा निर्देश देकर हर बार अपने नापाक गुनाह छिपाने के लिए भारत से सबूत मांगता है। उसी आतंक परस्त पाकिस्तान के नापाक इरादों का एक बार फिर पर्दाफाश हो गया है। कैमरे पर पाकिस्तानी आतंकी ने पाकिस्तान के पाक को फिर बेपर्दा कर दिया है। आतंकी के मरने से पहले का कबूलनामा और वो वीडियो जिससे पाकिस्तान बेनकाब होता है, पहली बार टीवी पर देखिए। आपको दिखाएंगे कि कैसे मारे गए आतंकियों से बरामद मोबाइल फोन से पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। मारे गए आतंकियों से पाकिस्तानी नागरिक होने के सबूत मिले हैं। तो बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर बेनकाब हो गया, एक्सपोज हो गया है पाकिस्तान। कैसे, आपको बताएंगे। कैमरे पर पाकिस्तानी आतंकी का एक कबूलनामा सामने आया है। मारे गए आतंकियों के पास से पाकिस्तानी मोबाइल फोन्स मिले हैं। आतंकियों के पास से पाकिस्तानी नागरिक होने के सबूत मिले हैं।
और आइए अब आपको पहली बार कैमरे पर पाकिस्तानी आतंकी का कबूलनामा सुनवाने जा रहे हैं। यह आतंकी 27 जुलाई 2024 को मचल सेक्टर के पास मारा गया था, मुठभेड़ में मारा गया था। और उससे पहले देखिए कैसे वो अपने नापाक मंसूबों की जानकारी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को दे रहा है। जफर भाई लारिस्ता फुल हिफाजत की तो मुजाहिदीन तो मशरान कशरान दाग कोरों में अल्लाह हिफाजत की दागो औलाद दागो माल हाल अल्लाह हिफाजत की अल्लाह मगरबी मददों का पदी टाइम की बेखी द बॉर्डर पर आखिर खुल किया बस नज़दी 10 मिनट या 8 मिनट फासिला है और लगरान दी टाइम की इंशाअल्लाह रशबीबा कोशिश को द खैर से बेगालबा मजबूता कार मार को इंशाअल्लाह अल्लाह तरफ खैर अब जमादा आखिरी पैगाम दे गोंडो मरी करो न बराला माफी वड़ा चा सर मुलाकात नशी चा सर नास्ता फास्ट नशी गोंडोला। यहाँ आतंक पर पाकिस्तानी साजिश के खुलासे से जुड़ी हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अक्सर पाकिस्तान ये कहता आया है कि जो जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकी है वो पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन आज TV9 भारतवर्ष पे पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब होगा। दरअसल सूत्रों से जो हमें दस्तावेज मिले हैं वो साफ दिखाता है कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में जितने आतंकी मारे गए हैं ज़्यादातर आतंकी पाकिस्तानी हैं। इनके मोबाइल फ़ोन से उनके आइडेंटिटी कार्ड मिले हैं जो पाकिस्तान के अलग अलग जगहों से ये आतंकी ताल्लुक़ रखते हैं और उनके आइडेंटिटी कार्ड पर साफ तौर पे पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अलग अलग ज़िलों के रेजिडेंशियल कार्ड है। ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की हर मुमकिन प्रयास करता है, क्योंकि अब आने वाले समय पे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वाले इलाके में लगातार बर्फबारी होने वाली है और ऐसे में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकियों की तरफ से एक बार फिर लॉन्च पैड्स और टेरर कैंप्स को एक्टिव किया गया है। दुनिया में कई मोर्चे पर जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भारत का स्टैंड मजबूती से रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गयाना में संसद के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये समय टकराव का नहीं है, ये समय टकराव की वजह पहचानने और उसे दूर करने का है। सुनिए गयाना से पूरे विश्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ये शांति संदेश। मैं मानता हूं स्पेस हो, सी हो, ये यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट के नहीं बल्कि यूनिवर्सल कोऑपरेशन के विषय होने चाहिए। दुनिया के लिए भी ये समय कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है, ये समय कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाली कंडीशंस को पहचानने और उनको दूर करने का है। आज टेररिज्म, ड्रग्स, साइबर क्राइम ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं जिनसे मुकाबला करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार पाएंगे। और आइए अब आपको ले चलते हैं सीधे न्यूज़ 9 के ग्लोबल समिट में, बताते हैं आपको बड़ी खबरें। जी हाँ, तो जर्मनी के स्टटगार्ट में न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट की शानदार शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत दुनिया भर की हस्तियां मौजूद रहीं और आज रात 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी का महत्वपूर्ण संबोधन होने जा रहा है। तस्वीरें जर्मनी के स्टटगार्ट में शुरू हुए न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट के पहले दिन की है। स्टटगार्ट के फुटबॉल मैदान MHP एरेना में न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट का शुभारंभ हुआ। ये समिट 3 दिनों तक चलेगा। न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट में PM मोदी समेत देश दुनिया के कई बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं।
आज रात 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट की औपचारिक शुरुआत भारत और जर्मनी के नेशनल एंथम के साथ हुई। We invite Mr. Ramu Rao Jupalli, Vice Chairman, My Home Group, to take the stage. समिट के पहले दिन माय होम ग्रुप के वाइस चेयरमैन रामू राव जुरापल्ली ने एंटरप्रेन्योरशिप विषय पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज भारत बदल चुका है और नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। Where India has more than 100 unicorn startups, that is startups that is valued more than $1 billion. There is money pouring in India from all corners of the world in recognition of the fact that the young country with thousands of young and brilliant youngsters, and of course a population of 1.4 billion people. So what will the next generation entrepreneurs look like? For a young entrepreneur like me, I think there are both challenges and opportunities. The challenges is the expectations I have to myself, that I have to do better what my father did, and also that the India also provides unlimited opportunities, but one has to carefully choose which ones to pursue. But to my mind, a few things that are going to be extremely important. As an entrepreneur building future businesses, I would like to keep these 4 things in mind. The first one is the scale. I believe that the problems we seek to solve must be relevant to as many as people in the world as possible. Therefore, on stage, the managing director of the TV9 network, Mr. Barun Das. वहीं TV9 नेटवर्क के एमडी और सीईओ बरुण दास ने कहा कि न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट से भारत जर्मनी के संबंध और मजबूत होंगे। Thank you, Germany, for inviting TV9 network, the largest news network of the largest democracy of the world, to Stuttgart. For me and the entire TV9 network and our co-host, VfB Stuttgart, it is a historic moment. I'm happy to share that we have an exemplary lineup of thought leaders discussing the roadmap for a new axis between Germany and India at the News 9 Global Summit. I'm extremely grateful to the Honorable Union Minister, Mr. Ashwini Vaishnav, Minister of Railways, Information and Broadcasting and Technology, and Sri Jyotiraditya Scindia ji, Minister for Telecom and Development of Northeastern Region, for flying in all the way from India to be with us on this important occasion. और न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं और बदलते वैश्विक परिवेश पर उन्होंने खुलकर बातचीत की है। जर्मनी के स्टटगार्ट में जारी न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट में भविष्य के रोड मैप पर चर्चा हो रही है। जर्मनी की धरती पर विकसित भारत की दिशा पर मंथन चल रहा है। ओपनिंग सेरेमनी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और ज्योतिरादित्य सिंधिया खास तौर पर मौजूद रहे। न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट के मंच से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल में सरकार की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है। आगे का रोड मैप तैयार है। Friends, it is indeed an honor to stand before you today as we celebrate the enduring partnership between India and Germany. The success that we are seeing today is not a coincidence. This is the result of a clear, well thought out strategy, meticulously executed by the government of Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Let me explain the 4 pillars of this growth strategy. First pillar of this strategy is public investment in physical, social, and digital infrastructure. The second pillar is a large number of inclusive growth programs. The third pillar is big focus on manufacturing and innovation. And the fourth pillar is massive simplification in our legal and compliance structures. और जर्मनी में हो रही न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट को संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि TV9 नेटवर्क ने शानदार शुरुआत की है। भारत तेजी से विकसित होने की तरफ आगे कदम बढ़ा रहा है, तो जर्मनी का इंजीनियरिंग एक्सीलेंस बेमिसाल है। Today, there are close to over 250,000 in Germany.
And besides, we are backed by a vast skilled workforce ready to meet the demands of modern economies across the world. Whether it's in the automation industry, the manufacturing industry, in IT, in nursing, across the board, a multitude of opportunities where Indians are not only visible, but Indians are invaluable. Indians help in forging new paths of collaboration between people, grounded in our strengths. And India's dynamism, with its vast engineering commitment and capability, meets Germans' expertise, both in precision, in design, and in quality. And therefore, the 50,000 students that today are immersed in scholastic pursuits in Germany form a very, very key bridge to this relationship. The faith of Germany in the capacity and capability of our Indian talent stands on 4 pillars: democracy, demography, data, and demand.